नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत भूगोल से संबंधित कुछ टॉपिक हम लोग कर रहे हैं जो कि आप लोगों को एसएससी, रेलवे और इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको बड़ी मदद देंगे। नदियों से संबंधित, नदियों पर जो सहायक नदियाँ हैं, नदियों पर जो बांध है, उसके ऊपर बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न बनते हैं, तो हमें उनकी चर्चा करनी है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आपको बात करूँगा गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों, आप देखें, अगर आप गंगा नदी तंत्र की बात करें तो थोड़ा-सा हमें पहले देखना पड़ेगा कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी में और कौन-कौन सी नदी आकर मिलती है और बाकी सारी क्या इसकी रेमेडी है। तो देखिए, सबसे पहले एक शब्द का मैं इस्तेमाल बार-बार करूँगा, प्रयाग, है ना? तो आप प्रयाग के बारे में जान लीजिए कि ऐसा स्थान जहाँ पर 2 या 2 से अधिक नदियाँ आकर मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। आप उत्तराखंड में जाओगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी प्रयाग देखने को मिलेंगे। वैसे जो फ़ेमस प्रयाग है वो प्रयागराज, इलाहाबाद पहले उसका नाम था, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहाँ पर गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है। तो इसी प्रकार से जब आप उत्तराखंड में जाओगे ना, तो आपको 4 बड़े प्रयाग देखने को मिलेंगे। वैसे 5 हैं, नंद प्रयाग को भी अगर इसमें मैं मिला लूँ तो, बट फिलहाल मैं इन 4 की बात करूँगा। जैसे चारों प्रयाग के नाम क्या-क्या हैं देखें हम तो। देखो, पहला प्रयाग जो बनता है वो है विष्णु प्रयाग। दूसरा जो प्रयाग बनता है उसका नाम है कर्ण प्रयाग। तीसरा जो प्रयाग बनता है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। और लास्ट आखिरी जो एक प्रयाग देखने को मिलेगा उसका नाम है देवप्रयाग। तो विष्णु, कर्ण, रुद्र, देव लाइनसर है, मतलब एक के बाद एक यही है। तो इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं ऐसा VKRD, है ना? विष्णु, कर्ण, रुद्र, देव। तो क्या होता है, विष्णु प्रयाग में अगर आप जाएंगे तो विष्णु प्रयाग में आपको 2 नदियां मिलेंगी। एक नदी है विष्णु गंगा और दूसरी नदी है धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा 2 अलग अलग नदियाँ आती है, दोनों विष्णु प्रयाग में आकर मिल जाती है। विष्णु प्रयाग से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है? इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। नदी का नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी चलते हुए कर्णप्रयाग पे पहुंचती है। कर्णप्रयाग में इसमें एक और नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम क्या है? पिंडार नदी। अलकनंदा में एक नदी और आके मिलती है, इसमें से क्या? पिंडार नदी कहते हैं इसको। पिंडार और अलकनंदा के संगम के बाद नदी जब कर्णप्रयाग से आगे बढ़ती है तो नदी का नाम अभी भी क्या रहता है? अलकनंदा ही रहता है। अभी भी नदी का नाम अलकनंदा ही है। अब बड़ी महत्वपूर्ण नदी एक रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा में मिलेगी, नदी का नाम है मंदाकिनी। देखिए, मंदाकिनी नदी ही वो नदी है जिसके किनारे केदारनाथ का मंदिर स्थित है। आपको याद होगा, एक बार मंदाकिनी नदी में ही बाढ़ आई थी, केदारनाथ की बाढ़ के नाम से वो बड़ा कुख्यात हादसा हुआ वहाँ पर। तो मंदाकिनी नदी में ही बाढ़ आती। तो अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने के बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो नदी का नाम अभी भी क्या रहता है? अलकनंदा ही रहता है। अब देखिए, अलकनंदा नदी पहुंच गई है देवप्रयाग पर। देवप्रयाग पर पहुंचने पर क्या होता है कि एक बड़ी नदी, जो कि एक बड़ी नदी है जिसका उद्गम होता है एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। अब देखो, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, ग्लेशियर, है ना? या फिर इसको बोलते हैं अपन हिंदी में, और दूसरा एक और नाम है हिमनद। अंग्रेजी में इसे ग्लेशियर कहा जाता है बट हिंदी में इसका नाम हिमनद है। हिमनद क्या होता है? ऐसे बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जो कि कई किलोमीटर लंबे, है ना? मतलब 100 किलोमीटर लंबा तक हो सकता है और कई मीटर मोटे होते हैं। ऊंचाई पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो बर्फ़ बहुत जल्दी जमती है और बर्फ़ जमने के बाद क्या, धीरे धीरे वो पिघलती भी रहती है। पिघलने से क्या है, जो पानी है वो नीचे आता रहता है ढलानों पर, और बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम होता है। तो ऑलमोस्ट जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं हिमालय से आने वाली, उनका सबका उद्गम किसी न किसी ग्लेशियर से होता है। तो गोमुख, गंगोत्री तो ग्लेशियर का नाम है, और जहाँ से वो गंगा नदी दिखनी शुरू होती है, गंगा तो नहीं कहते यहाँ पे इसको भागीरथी नदी बोलते हैं। जहाँ पर ये भागीरथी नदी दिखनी शुरू होती है वहीं पर क्या है, मंदिर भी बना हुआ है, गोमुख मंदिर है। वहां से निकल के आती है एक नदी जिसका नाम क्या है? भागीरथी। नदी का नाम क्या है? भागीरथी। तो बेसिकली गोमुख गंगोत्री से कौन सी नदी का उद्गम होता है? भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और भागीरथी नदी कहाँ पहुंचती है? देवप्रयाग तक पहुंचती है। अब देवप्रयाग पर देखो, एक नदी तो कौन सी मिली? भागीरथी। दूसरी कौन सी है? अलकनंदा। अब जब ये नदी आगे बढ़ेगी ना, इस पर्टिकुलर के बाद, मतलब देवप्रयाग के बाद जब नदी आगे बढ़ती है ना, तब अपन नदी को क्या कहते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। मतलब जो गंगा हमारे द्वारा पूजनीय है हरिद्वार में, ऋषिकेश में,
वो नदी देवप्रयाग के बाद विजिबल होती है ना। अब इस नदी का नाम क्या होता है? गंगा होता है। तो देवप्रयाग पर अलकनंदा, और मैं वापस यहां लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा ठीक लगे, भागीरथी। देवप्रयाग पर कौन सी दो नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी। उसी के बाद नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। अच्छा, भागीरथी नदी पर एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं। भागीरथी नदी पर एक बांध स्थित है जिसका नाम है टिहरी बांध। भागीरथी पर एक बांध स्थित है, टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। और टिहरी बांध के पीछे जो कृत्रिम झील बनी हुई है ना, ऑब्वियस सी बात है, जब बांध बनाओगे, पानी रोकोगे तो झील बन जाएगी ना। तो टिहरी बांध के पीछे जो झील बनी हुई है उसका नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी बांध पर स्थित कृत्रिम झील का नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर। तो बेसिकली देखिए, गंगा नदी के अंदर आपको पहले तो ये चीज समझनी पड़ेगी। अच्छा, एक और बात, ये सारा जो आपने सिस्टम देखा है, ये पूरा सिस्टम है ना, ये जितने भी आपने प्रयाग देखे, इतने सारे मैंने नदियों के नाम लिखे, ये टिहरी बांध लिखा, ये सभी चीजें कहाँ पर संपन्न हो जाती हैं? ये सभी चीजें उत्तराखंड में होती हैं। मतलब आप याद रखें कि ये विष्णु, कर्ण, रुद्र, देव, प्रयाग और ये सभी नदियां, विष्णु गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा, पिंडार, मंदाकिनी वगैरह, ये सभी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और ये भी आप याद रख सकते हैं कि मंदाकिनी के किनारे पर कौन सा मंदिर स्थित है? मंदाकिनी के किनारे पर ही केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो ये इसका गंगा नदी का कंप्लीट उद्गम किस प्रकार से होता है, ये उसका एक अच्छा चित्र है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि आगे फिर क्या चीज होती है। थोड़ा मैं मैप की सहायता ले लेता हूं, है ना। देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड में, ये बेसिकली जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग से निकलने के बाद ये नीचे उतर जाती है ऋषिकेश में। ठीक है, कहाँ आ जाती है? ऋषिकेश में आ जाती है। थोड़ा बना के बताता हूँ मैं आपको अभी। हाँ, यहाँ से उतरने के बाद गंगा नदी बिल्कुल ऋषिकेश, हरिद्वार और पूरा उत्तर प्रदेश को क्रॉस करके गंगा नदी पहुंच जाती है बिहार में। ये बिहार राज्य है। बिहार राज्य को भी क्रॉस करती है, छोटा सा झारखंड का पार्ट आता है, और उसके बाद नदी आ जाती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या होता है? गंगा नदी की दो शाखाएं हो जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की दो शाखाएं हो जाती है। देखो, शाखा को हिंदी में वितरिका भी बोला जाता है, इंग्लिश में अपन इसको ब्रांच बोल सकते हैं। ब्रांच का मतलब है कि कोई नदी चलते चलते ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गई तो वो ब्रांच है ना। तो गंगा नदी की एक ब्रांच यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बिल्कुल अलग हो जाती है और इस तरीके से यहाँ नीचे आ जाती है ना। इस नदी का नाम है हुगली नदी। गंगा की जो शाखा गंगा से पश्चिम बंगाल में अलग हो जाती है, उस नदी को अपन क्या कहते हैं? हुगली नदी। प्लस पश्चिम बंगाल से आगे जस्ट नदी क्रॉस करके कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में नदी का नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है? पद्मा। मैं वापस बोल देता हूं कि यहां लिख देते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। एक तो ये बात। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में गंगा की एक शाखा अलग हो जाती है, जिसे हुगली नदी कहा जाता है। और हुगली नदी के किनारे ही दोस्तों कौन सा शहर स्थित है? कलकत्ता शहर स्थित है। अब ये नदी यहाँ पहुंच गई है। अब एक और अपन चीज यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपके लिए। तिब्बत क्षेत्र से एक और नदी आ रही है जिसका नाम, तिब्बत में तो सांगपो है, पर भारत में इस नदी को आप ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। यह नदी अरुणाचल प्रदेश, आसाम राज्य होते हुए कहाँ प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये नदी हमारे पास कौन सी है? ये नदी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, और यहाँ से कौन सी नदी आ रही है? ये यहाँ से आ रही है ये गंगा नदी। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियाँ जब मिलके आगे बढ़ती हैं तो ये फिर एक बहुत बड़ा
डेल्टा बनाती है, जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। आगे चल के ये जो हुगली नदी है ना, ये भी इस डेल्टा के अंदर ही मिल जाती है, तो ये बहुत बड़ा एक डेल्टा बन जाता है, जिसे हम सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये मिलकर एक बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। तो आप देखो, गंगा नदी का प्रवाह कौन कौन से राज्यों में हो गया। प्रवाह मतलब ये नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रही है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल है। झारखंड मैं नहीं लिख रहा हूँ, झारखंड का बहुत ही छोटा सा एक कोना जो है वो टच होके निकल जाता है, इसलिए अपन इसको नहीं लिख रहे हैं, है ना। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई अगर आपसे कभी पूछ ली जाए तो ये 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का समापन अंत में कहाँ होता है? सुंदरबन के डेल्टा में होता है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहलाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप चलें तो ये पूरा गंगा नदी का सिस्टम है। अच्छा, गंगा के किनारे किनारे पर कुछ शहर स्थित है। गंगा के किनारे पर शहर स्थित है। जैसे आप यहाँ जाएं उत्तराखंड में 2 बड़े शहर हैं, है ना। ऐसे तो काफी हैं, 2 बड़े लिख रहा हूं मैं। एक तो ऋषिकेश और हरिद्वार। ऋषिकेश और हरिद्वार ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये शहर ये आपको मिलेंगे उत्तराखंड में, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे तो कई सारे यूपी के शहर आ जाएंगे, जैसे कानपुर आ जाएगा, है ना। आपको प्रयागराज मिलेगा, है ना। कानपुर, कन्नौज भी है, कन्नौज भी गंगा के किनारे है। कानपुर, कन्नौज, प्रयागराज, एक वाराणसी, सबसे महत्वपूर्ण शहर वाराणसी या बनारस। ये सभी शहर आपको कहाँ पर मिलेंगे? यूपी में मिलेंगे, है ना। फिर आप बिहार में चले जाएं, बिहार की राजधानी पटना, भागलपुर, मुंगेर भी बड़ा शहर है ना। ये सब कहाँ पर है? ये कौन से में है? ये सब बिहार में। तो ये बड़े शहर जो हैं, आप ये भी गंगा के किनारे पर हैं, आप इसके बारे में ये भी याद कर सकते हैं। और एक फाइनल बात, एक बैराज आपको याद रखना पड़ेगा। एक बैराज है, लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बैराज स्थित है। कौन सा स्थित है? फरक्का बैराज स्थित है। देखो, बैराज भी एक प्रकार का बांध ही है, बैराज भी है तो एक प्रकार का बांध। पर क्या होता है, जहां पर बैराज शब्द आ जाए ना, तो आप समझ जाना कि इस बांध का जो निर्माण किया गया है उसका विशेष उद्देश्य था कि पेयजल की सप्लाई करनी है, पेयजल और पीने का पानी, पेयजल और सिंचाई की मतलब सप्लाई करनी है। मोस्टली इसमें सिंचाई का मामला होता है। मतलब इसका क्या मतलब क्या है? बांध जब बनता है ना, बांध मल्टीपर्पज होता है। बांध को बनाने के कई उद्देश्य होते हैं। जैसे बांध को बनाने का एक मेजर उद्देश्य होता है कि जल विद्युत का उत्पादन किया जा सके। पर जब कभी भी बैराज बनाते हैं ना, बैराज में जल विद्युत उत्पादन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, वहां पे जल विद्युत उत्पादन की कोई सुविधा नहीं होती है। तो गंगा नदी पर स्थित जो बैराज है, उस बैराज का नाम क्या है? फरक्का बैराज। और फरक्का बैराज आपको कहां पर मिलेगा? पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो ये गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अपने नोट्स बना सकते हैं और आगे की तैयारी के लिए आप इनको रख सकते हैं। अब जो देखिए मैं आगे बात करने वाला हूं, वो बात करूंगा मैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। तो अपन बात करेंगे गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। अब देखिए, गंगा की कुछ प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है लेफ्ट और राइट। मतलब उसमें मिलने वाली कौन सी नदी लेफ्ट से आ रही है, यानी कि बाईं तरफ से आ रही है, और कौन सी दाईं तरफ से आ रही है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले तो बायां दायां पता कैसे लगाते हैं? जिस तरफ नदी का प्रवाह है, जिस तरफ नदी जा रही है ना, उस तरफ अगर आपका मुंह हो तो जो आपका बायां हाथ है वही नदी का बायां किनारा है, जो आपका दायां हाथ है वो नदी का दायां किनारा है। मतलब नदी का जो प्रवाह हो रहा है ना, उस तरफ आपको देखना है। तो इस हिसाब से देखो तो गंगा का ये जो ऊपर वाला साइड है, ये नदी का बायां
यानी कि लेफ्ट किनारा है, और नीचे वाला जो लोअर पार्ट है ये नदी का दायां यानी कि राइट किनारा है। ठीक है, तो अब गंगा में अगर अपन बाईं ओर से देखें, लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदी इसमें आकर मिलती है, तो देखो गंगा में मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां जो है उसमें है, पहली नदी है रामगंगा। रामगंगा। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये सब नदियां गंगा में किस तरफ से आके मिल रही है, बाईं ओर से आकर मिल रही हैं। ये सभी नदियां गंगा में लेफ्ट साइड से आके मिलती हैं। फिर अगर अपन दाईं ओर से चलें, है ना, दाईं ओर से देखें, तो दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो नदी है यमुना। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, यमुना नदी। गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी है यमुना। अब यमुना की कुछ बड़ी सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना की एक बड़ी सहायक नदी है चंबल। यमुना की बड़ी सहायक नदी चंबल। एक और नदी है केन, और एक और नदी है बेतवा। ये सब किस में जाके मिलती है, यमुना। इसके अलावा गंगा में एक और नदी आकर मिलती है, ये मध्य प्रदेश से आती है। इस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन। देखो ऐसे और भी खूब सारी नदियां हैं, सरयू, राप्ती वगैरह, है ना, खूब नदियों के नाम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। बट मैं आपको एक बेसिकली जिसको कहते हैं ना, आपका बेस आपका मजबूत बनना चाहिए। मतलब ये इतनी जानकारी तो आपको आनी ही चाहिए। इसको आप अगर ये आप अपना बेस तैयार कर लेते हो ना, इसके ऊपर तो आप कैसी बिल्डिंग बनाओ सब चलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको याद क्या क्या करना है। पहले तो भाई ये आपको चित्र याद होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी नदी लेफ्ट से आके मिली, कौन सी राइट से आके मिली, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। फिर देखो जैसे पहला क्वेश्चन है रामगंगा। रामगंगा, तो इसके बारे में फैक्ट आपको याद रखना है कि ये जो है ये उत्तराखंड में एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर है, उत्तराखंड से गुजरती है। रामगंगा नदी कौन से नेशनल पार्क से गुजरती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है। और अभी हाल ही में एक प्रस्ताव भी पास किया गया था कि जिम कॉर्बेट नाम बदल दो और इसका नाम कर दो रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर देखो दूसरी नदी है हमारे पास गोमती। गोमती के तो खूब क्वेश्चन बन सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मेरे को लगता है, एक तो लखनऊ इसके किनारे स्थित है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। दूसरा देखो, अगर आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो तो गंगा के लेफ्ट का जो किनारा है ना, लेफ्ट का किनारा, ये पूरी सारी जो नदियां है ना एक तरफ से हिमालय की तरफ से आती है ना। कई सारी नदियों का उद्गम ग्लेशियर से भी होता है, नेपाल से भी आती है। बट गोमती एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता है। गोमती नदी का उद्गम गोमत झील से होता है, गोमत ताल से होता है ना, एक झील है, वहां से ये नदी आके थी। तो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली ऐसी इकलौती नदी जिसका उद्गम किसी ग्लेशियर या पहाड़ी से नहीं होता है, एक झील से होता है, तो वो गोमती नदी है। तो एक क्वेश्चन इसका ये भी बन सकता है। फिर देखो एक और मैं बताऊं आपको, एक जो है ये गंडक नदी है ना। तो बिहार के अंदर एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो गंडक नदी वाल्मीकि नेशनल पार्क से गुजरती है। गंडक नदी कौन से नेशनल पार्क से गुजरती है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। फिर देखो बड़ी महत्वपूर्ण नदी है कौन सी, कोसी नदी। कोसी नदी का क्या है, कोसी नदी आती है नेपाल से। अब नेपाल में कैसे एक बांध तो बना हुआ है, पर बांध की क्षमता ज्यादा नहीं, पानी बहुत आ जाता है नदी में, तो बांध का वो गेट खोलना पड़ता है। गेट खोलते बिहार में आ जाती है बाढ़। जस्ट नीचे क्या है, बिहार पूरा मैदान है, और कोसी नदी क्या बार बार अपना रास्ता भी बदल लेती है। बाढ़ आती है, कुछ समय बाद बाढ़ का पानी उतरता है, पता चला कि नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया, नदी कोई दूसरे रास्ते से बह रही है। तो ये बार बार अपना रास्ता बदलती है, जान माल का बहुत नुकसान होता है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। फिर देखो एक नदी है महानंदा। महानंदा गंगा में
पूर्व की ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी। मतलब इसके बाद कोई भी नदी जो है आगे चल के गमान से आगे जो भी नदी है, बेसिकली तीस्ता नदी आती है, फिर क्या उसका ढलान ब्रह्मपुत्र की तरफ हो जाता है, गंगा की तरफ फिर नदी नहीं आती, फिर सब कहाँ चली जाती है, वो उसकी तरफ चली जाती है, ब्रह्मपुत्र की तरफ। तो आपको देखो ये फैक्ट्स जो है इन पर्टिकुलर नदियों के बारे में तो आने ही चाहिए। फिर देखिए एक हमारा जो हम बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी का उद्गम आपको पता होना चाहिए भाई। यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री, हिमनद, और पहाड़ी का नाम है बंदरपूंछ की पहाड़ी, और ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में। वहां से निकलती है कौन सी नदी, यमुना नदी। अब यमुना नदी के प्रवाह की बात करें कि यमुना नदी का प्रवाह कौन कौन से राज्यों में है, तो नदी देखो उत्तराखंड से निकलती है, फिर दिल्ली, हरियाणा और यूपी के अंदर ये बहती है, और प्रयागराज कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में यह गंगा में मिल जाती है। इसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। यमुना जो है देखिए ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है ना। और यमुना का आप एक फैक्ट और याद कर सकते हैं, दिल्ली में यमुना पर ओखला बैराज स्थित है। कौन सा बैराज है, ओखला बैराज। जैसे गंगा पर था ना फरक्का बैराज, ऐसे ही दिल्ली में यमुना नदी पर कौन सा बैराज स्थित है, ओखला बैराज स्थित है। और एक फैक्ट आप चाहो तो और याद कर सकते हो, दिल्ली, मथुरा और आगरा, तीन बड़े शहर, ऐसे तो और भी हैं आगे चल के सिकंदराबाद वगैरह, पर दिल्ली, मथुरा और आगरा, ये तीन बड़े शहर कौन सी नदी पर स्थित है, यमुना पर स्थित है। फिर देखिए यमुना की कुछ सहायक नदियां जैसे चंबल, केन, बेतवा, बनास, काली सिंध, खूब सारी नदियां हैं। ये सब नदियां कहाँ जाके किसको अपना पानी देती है, गंगा को अपना, यमुना को अपना पानी देती है। फिर यमुना आगे चल के कहाँ पे मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। एक और देखो महत्वपूर्ण नदी मैंने यहाँ पे लिखी है, सोन नदी। थोड़ा सोन नदी के बारे में अपन को जानकारी लेनी है। देखिए सोन नदी का जो उद्गम है ये होता है अमरकंटक की चोटी है, पर्वत है एक, कहां पर, मैकाल पर्वत उसका नाम है, मैकाल पर्वत। ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में, मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश में। सोन की एक सहायक नदी है रिहंद, है ना, और रिहंद बांध यूपी में है, जिस पर कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर है, बात समझे। गोविंद वल्लभ पंत सागर बहुत महत्वपूर्ण झील है। पहले मतलब ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हुआ करती थी क्षमता के मामले में, कैपेसिटी के मामले में। अभी तो इंदिरा सागर है, नर्मदा नदी पर है, पर या गोविंद वल्लभ पंत आप याद रख सकते हैं कौन सी नदी पर है, रिहंद नदी पर। रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। और एक और बात यहां लिख देता हूं मैं, गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पटना शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है, पटना शहर स्थित है, ठीक है। पटना पाटलिपुत्र नगर, एक मगध का प्रारंभिक राजवंश हुआ है हर्यक राजवंश, और इस हर्यक राजवंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद उदयन जो राजा है उसने
सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर एक बड़े दुर्ग का निर्माण कराया, पाटलिपुत्र नाम दिया। आगे चल के ये पाटलिपुत्र मगध की राजधानी भी बना और आज पाटलिपुत्र का नाम हो गया पटना, है ना। तो दोस्तों ये सारा सिस्टम जो है ये गंगा की सहायक नदियों का है। इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लो और इसको आप मतलब बेसिक जानकारी के रूप में आप तैयार करो। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने बात करी है गंगा नदी तंत्र की। आगे आने वाले भी लेक्चर आप जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनकी भी बात करूंगा। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।